खास खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रोहित रंजन। रैलियों का रविवार है और आज आपके साथ जो खास कार्यक्रम है हम इसी रैलियों को फोकस कर रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र और हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम पार्टियां प्रचार के मैदान में पूरी तरह कूद चुकी हैं और अपनी ताकत को भी झोंक रही है। एक नेता एक दिन में कई सभाएं कर रहा है और लोगों से अपनी पार्टी के पक्ष में वोट करने की अपील कर रहा है। साथ में विरोधी पार्टियों की खिंचाई करने से भी वो नहीं चूक रहे। बीजेपी की तरफ से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे तौर पर मोर्चा संभालते हुए साफ नजर आ रहे हैं। लिहाजा ये चुनाव उनकी छवि के लिए भी बहुत ही बड़ा इम्तिहान है। बहरहाल दोनों राज्यों से रविवार को अहम चुनावी सभाओं से क्या कुछ निकलकर सामने आया, उससे हम आपको अपनी इस खास पेशकश में रूबरू करवाएंगे। तो जुड़े रहिए आप हमारे साथ। तो महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई चुनावी सभाओं को संबोधित किया। केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी नेता राजनाथ सिंह, शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने भी कई जगह चुनावी सभा को संबोधित किया। महाराष्ट्र में 15 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी की तरफ से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोर्चा संभाल रखा है। वो एक बार फिर उसी अंदाज में नजर आ रहे हैं जैसा कि लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान आते थे। जहां भी जा रहे हैं भाषण की शुरुआत मराठी में कर लोगों का दिल जीतने की कोशिश कर रहे हैं। मंचावर बसलेले खासदार स्वाभिमान शेतकरी संगठन पार्टी के नेते कोल्हापुर के कंबाला में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए मोदी का वहां भी लोगों ने लोकसभा चुनाव की तरह ही गर्मजोशी से स्वागत किया, जिससे मोदी भी बेहद गदगद नजर आए। मैं कोल्हापुर पहले भी आया था, एक कोने में छोटी सभा थी और आज ये विराट जनसागर देख रहा हूं। ये पुढे येतो, पुढे येणार आहेस काय? अपने भाषण के दौरान मोदी ने बीजेपी से नाता तोड़ चुके शिवसेना के खिलाफ भविष्य की सियासी रणनीति के तहत कुछ कहना मुनासिब नहीं समझा, लेकिन कांग्रेस को खरी खोटी सुनाने से नहीं चूके। अभी तो मुश्किल से 100-125 दिन हुए हैं। जो लोग 60 साल से देश में राज कर रहे हैं, ये आजकल मोदी का 60 दिन के काम का हिसाब मांग रहे हैं। अरे भाई, पहले तुम तो अपने 60 साल का हिसाब दो, उसके बाद मोदी से 60 दिन का हिसाब मांगो। लेकिन जनता को तो मैं हिसाब देने को तैयार हूं। जनता को मैं एक मिनट का हिसाब देने को तैयार हूं, पल पल का हिसाब देने को तैयार हूं, पाई का हिसाब देने को तैयार हूं, क्योंकि मैं जनता से बंधा हूं। मोदी कांग्रेस को ये जताते भी नजर आए कि अपने शासन के दौरान उसने जो कुछ किया उसका नतीजा सामने है। यही नहीं, उसके साथ सत्ता का सुख भोग चुकी एनसीपी को भी भविष्य की तस्वीर दिखाते नजर आए। कांग्रेस वाले पूछते हैं मोदी ने क्या किया। मोदी ने कुछ नहीं किया, जो कुछ किया 125 करोड़ देशवासियों ने किया है। आपातकाल में भी कांग्रेस 100 से ज्यादा सीट जीत करके आई थी, अब 50 से भी कम हो गई, 50 से भी कम। और महाराष्ट्र में तो चुनाव के बाद अगर कांग्रेस को एनसीपी को ढूंढना है ना, तो आपको सूक्ष्मदर्शक यंत्र लेकर के निकलना पड़ेगा। कहां बैठे हैं ढूंढना पड़ेगा। ये जनता जनार्दन का मिजाज कह रहा है, हवा का रुख बदल चुका है। प्रधानमंत्री मोदी लोगों को ये बताने की कोशिश करते नजर आए कि एनसीपी के मुखिया शरद पवार की हकीकत क्या है। अब शरद राव राजनीति के बड़े चतुर इंसान है। नैया जब डूबने वाली होती है तो भागना उनको बराबर आता है। मैंने कहा था लोकसभा का चुनाव वो क्यों नहीं लड़े?
क्योंकि उनको मालूम था कि नैया डूबने वाली है, इसलिए लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ूंगा की घोषणा कर दी और राज्यसभा में जाकर के बैठ गए थे। पिछले दरवाजे से। और अभी उनको पता है नाव डूबने वाली है। छोड़ करके भाग गए। महाराष्ट्र फतह करने के लिए बीजेपी ने एडी चोटी का जोर लगा रखा है। उसके तमाम बड़े नेता मोर्चे पर डटे हुए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने यवतमाल और चेंबूर में चुनावी सभा को संबोधित किया। यवतमाल में तो वो खास अंदाज में लोगों से महाराष्ट्र में बीजेपी को सत्ता पर काबिज करने की अपील करते नजर आए। अब केंद्र की सरकार बनाकर आप लोगों ने हम लोगों को कुर्ता तो पहना दिया, लेकिन मैं आप सबसे यह अपील करने के लिए आया हूं कि बहनों भाइयों, केवल कुर्ता पहनाने से कोई आदमी ठीक नहीं लगता है। इसलिए अब महाराष्ट्र को जिताकर हम लोगों को पायजामा भी पहना दीजिए, यह अपील करने के लिए आप सबके बीच आया। मिशन महाराष्ट्र में बीजेपी तो जोर शोर से जुटी ही हुई है। दूसरी पार्टियां भी अपना पूरा दमखम लगा रही है। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने भी अमरावती में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। मोदी पंतप्रधान झाले पाहिजे म्हणून सुद्धा आपण वळवण फिरलो म्हणजे आपण सांगत होतो की नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाले पाहिजे। शिवसेनेने सुद्धा मोदींसाठी मतं मागितली होती। आज मोदी फिरतात, मोदी मागतात शिवसेनेसाठी मत। कोणी कोणाचा उपयोग करून घेतला? गेले 25 वर्ष ही आपली युती ही जागा वाटपावरती अवलंबून नव्हती। आजपर्यंत कधी असं झालं नव्हतं। महाराष्ट्र में इस बार बीजेपी शिवसेना अलग अलग चुनाव लड़ रही है, तो कांग्रेस और एनसीपी भी एक दूसरे से अलग होकर मैदान में हैं। वहीं राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस भी अपने दम पर ताल ठोक रही है, लेकिन आखिरी बाजी किसके हाथ लगेगी उसका पता 19 अक्टूबर को चलेगा, जब चुनाव के नतीजे सामने आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, P7 न्यूज। उधर गोंदिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में हो रही आत्महत्याओं के लिए कांग्रेस और एनसीपी को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश की, तो माओवादियों से विकास के रास्ते पर लौटने की अपील की। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा आतंकवाद की घटनाएं कहीं घटती है तो आज महाराष्ट्र की धरती पर घटती है। हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक कौमी दंगे कहीं हुए हैं तो कांग्रेस और एनसीपी के राज्य में महाराष्ट्र में हुए। क्या उनकी कोई जिम्मेवारी नहीं है? ये कांग्रेस के नेता, एनसीपी के नेता 10 साल तक दिल्ली में सरकार चलाई, 15 साल तक यहां चलाई। कृषि मंत्री दिल्ली में बैठे थे शरद पवार, और हर साल 3,700 किसानों ने आत्महत्या की है। मेरे भाइयों बहनों, 3,700 किसान प्रति वर्ष आत्महत्या करें, 3,700 परिवार तबाह हो जाए, माताएं बहनें विधवा हो जाए, बच्चे अनाथ हो जाए, और कांग्रेस और एनसीपी की आंख में से आंसू तक न टपके, ऐसी निर्दयी सरकार हिंदुस्तान के किसी कोने में नहीं है भाइयों। विकास के सिवाय समस्याओं का कोई समाधान नहीं है। माओवाद का समाधान भी विकास के माध्यम से होगा, और मैं माओवाद के रास्ते पर गए हुए नौजवानों को कहना चाहता हूं, इस धरती को खून से लाल करके आप चैन की नींद से नहीं सो पाते होंगे। अब कितने ही निर्दोषों को मारते होंगे, लेकिन खुद चैन से रात को सो नहीं पाते होंगे। कंधे पर से एक दिन के लिए बंदूक नीचे उतारो, हर कंधे पर रख करके देखो, और इस धरती को हरियाली करके देखो, आपको चैन की नींद आना शुरू हो जाएगा। आपकी भी बेचैनी जाएगी, समाज की भी बेचैनी जाएगी। कंधे पर बंदूक रखने से दुनिया नहीं बदलती है,
दुनिया बदलती है कंधे पर हल रखने से, हाथ में पिस्तौल रखने से दुनिया नहीं बदलती है। दुनिया बदलती है हाथ में कलम लेने से दुनिया बदलती है। मैं माओवाद के रास्ते पर गए हुए नौजवानों को कहता हूं, वक्त है लौट आइए, ये खुली खेल बंद कीजिए, ये भारत मां के उस धरती को लहूलुहान करना बंद करिए, ये हरियाली भारत मां बनाइए, बच्चों को पढ़ाइए, हाथ पे कलम उठाइए, देश का भाग्य बदलने में भागीदार बनिए। और महाराष्ट्र में मोदी के चुनाव प्रचार से बौखलाई कांग्रेस ने मोदी पर हमला तेज कर दिया है। जहां कांग्रेस के नेता विकास का सेहरा अपने सिर पर बांध रहे हैं, वहीं मोदी पर जनता से किए वायदे नहीं पूरा करने का आरोप लगा रहे हैं। मैंने नरेंद्र मोदी जी को चैलेंज किया था कि एक प्लेटफॉर्म पर आकर हम एक दूसरे की जनता के सामने बातें रखें कि गुजरात के विकास के पैरामीटर्स क्या है और महाराष्ट्र के क्या है। कि नरेंद्र मोदी जो बार बार कह रहे हैं कि महाराष्ट्र को एक नंबर पे लाएंगे, वो ये भूल रहे हैं महाराष्ट्र पहले से एक नंबर पे है, चाहे विकास दर हो या पर कैपिटा इनकम हो या ओवरऑल हिंदुस्तान के रेवेन्यू में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन कोई देता है तो महाराष्ट्र देता है। महाराष्ट्र के लोग, मुंबई के लोग देते हैं। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि महाराष्ट्र को कुपोषण मुक्त करेंगे, पहले गुजरात को तो कुपोषण मुक्त किए, 12 साल वहां पर, आज तक गुजरात में कुपोषण हो रहा है। तो नरेंद्र मोदी जो भ्रष्टाचार का मुद्दा खड़ा कर रहे हैं, निश्चित तौर पर एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन इस सरकार में शामिल जो लोग भ्रष्टाचारी लोग थे, उन सबको बीजेपी ने टिकट दिया है। करनी और कथनी में अगर फर्क है तो प्रधानमंत्री जी आपकी पार्टी में और आपके अंदर है। कांग्रेस पार्टी जो वादे करती है वो पूरे करती है। आपने तो कहा था कि अच्छे दिन आने वाले हैं, कहाँ हैं वो अच्छे दिन? और नरेंद्र मोदी के भ्रष्टाचार के आरोप से एनसीपी भी तिलमिला गई है और अब एनसीपी बीजेपी को भ्रष्टाचारियों की पार्टी बता रही है। और मोदी जी को अधिकार नहीं कि हमारी पार्टी पे इल्जाम लगाएं। जिस पार्टी का इतिहास बंगारू लक्ष्मण, येडुरप्पा, आनंदीबेन पटेल, बाबू बकारिया, पुरुषोत्तम सोलंकी जैसे दर्जनों नेता जो जेल में गए, जिनको सजा हो गई और स्टे लेकर मंत्री बने हुए हैं, उस पार्टी का नेता इस तरह का बेतुका मजाक करता है तो उस पर हंसी आती है। भारतीय जनता पार्टी में भ्रष्ट नेताओं का एक लंबा कुंभा है, वो अपने पार्टी के नेताओं के बारे में सोचें। मोदी जी तो कुछ भी बोल सकते हैं, एक बात तो मानना पड़ेगा कि मोदी जी को पैकेजिंग करने का बड़ा तरीका मालूम है और एक बहुत ही अच्छे सेल्समैन है। अगर झूठ को सच कोई बना सकता है तो नरेंद्र मोदी बना सकते हैं। और नरेंद्र मोदी की सांगली में हुई चुनावी रैली की खास बात यह रही है कि उन्होंने ये संकेत दिया है कि विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी और शिवसेना एक बार फिर से साथ आ सकती है। माननीय नरेंद्र जी मोदी, वाह वाह, पहा आपल्या सर्वांना अभिवादन केलेलं आहे। मिशन महाराष्ट्र पर निकले बीजेपी के तारणहार ने तय कर लिया है कि चुनाव के बाद हालात चाहे जो भी हो, सरकार उन्हीं की बनेगी। शायद यही वजह है कि सांगली के मंच से मोदी ने बाला साहेब ठाकरे के लिए अपार श्रद्धा का इजहार किया। मैंने तय किया है कि बाला साहब की गैर मौजूदगी का ये पहला चुनाव है, महाराष्ट्र का पहला चुनाव है, और इसलिए मैं बाला साहब के प्रति अपनी श्रद्धा और आदर को व्यक्त करने के लिए शिवसेना के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोलूंगा। ये मेरी बाला साहब ठाकरे को श्रद्धांजलि है, ये मेरी बाला साहब ठाकरे को आदरांजलि है। लेकिन मोदी के मन में कहीं न कहीं इस बात की आशंका तो है ही कि कहीं महाराष्ट्र में बीजेपी का कमल नहीं खिला तो निशाने पर वो ही होंगे, कोई और नहीं। लिहाजा महाराष्ट्र में जो गठबंधन 25 साल तक चला, उसके फिर से एक होने के संकेत दिए। हमारी भावनाओं को समझे बिना हर चीज को राजनीति के तराजू से तोलने की मेहरबानी करके कोशिश न करें। राजनीति से ऊपर भी
आदर और श्रद्धा के कुछ तत्व रहते हैं, उसको राजनीति के तराजू से तोला नहीं जा सकता। दिलचस्प बात यह है कि मोदी ने इसी मंच से एनसीपी को खूब खरी खोटी सुनाई और शरद पवार और सोनिया को एक ही करार दिया। मुख्यमंत्री के तौर पर, कृषि मंत्री के तौर पर अगर आपने छत्रपति शिवाजी महाराज, उन्होंने अपने कार्यकाल में जो जल प्रबंधन किया था, लोगों को पानी पहुंचाने का भगीरथ काम किया था, पानी के लिए व्यवस्थाएं की थी, अगर उससे सबक सीख करके प्रेरणा लेकर के मुख्यमंत्री के कार्यकाल में, कृषि मंत्री के कार्यकाल में छत्रपति शिवाजी महाराज को याद करके, उनसे प्रेरणा लेकर के अगर आपने जल प्रबंधन किया होता तो महाराष्ट्र के किसान को मरने की नौबत नहीं आती। वैसे नरेंद्र मोदी बीजेपी में अकेले शख्स नहीं हैं जिनके मुख से शिवसेना के लिए मीठे बोल फूट रहे हैं। 2 दिन पहले पार्टी के पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी ने भी ठीक इसी तरह के संकेत दिए थे। मतलब साफ है, बीजेपी शिवसेना के साथ गठबंधन के दरवाजे खुले रखना चाहती है। मोदी के इस बयान पर शिवसेना की तरफ से प्रतिक्रिया भी आ गई है। खबरों के मुताबिक शिवसेना नेता संजय राउत ने मोदी के प्रति आदर भाव रखने की बात कही है, लेकिन साथ ही राउत को बीजेपी के साथ गठबंधन टूटने का मलाल भी है। बहरहाल महाराष्ट्र का महासंग्राम मोदी के लिए बेहद अहम है, क्योंकि यहीं पर मोदी मैजिक की असली परीक्षा भी होगी। अगर यहाँ नमो पास हो जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि मोदी की लहर अभी थमी नहीं है। महाराष्ट्र का पहला चुनाव है और इसलिए ब्यूरो रिपोर्ट के साथ संजय प्रभाकर, P7 न्यूज, मुंबई। तो महाराष्ट्र की तस्वीर तो आपने देख ली है, किस तरह से चुनाव की तैयारियां पूरी तेजी से चल रही है और तमाम पार्टियां अपनी ताकत को झोंकने में लगी पड़ी है और इसी तरह से चुनावी सभाएं भी हो रही है। लेकिन हरियाणा में क्या सूरत हाल है, ये आपको दिखाएंगे। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन वापस आ रहे हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज है। खासकर बीजेपी और कांग्रेस तो एक दूसरे को फूटी आंख नहीं देखना चाहते। हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार अब अपने चरम पर पहुंचता नजर आ रहा है। सभी पार्टियां प्रचार के दौरान अपनी पूरी ताकत झोंक रही हैं। हर पार्टी दूसरे की फजीहत कर खुद को बेहतर साबित करने में जुटी है। बीजेपी की तरफ से शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा में चुनाव प्रचार को गति देने पहुंचे, तो कांग्रेस की तरफ से पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी भी मैदान में डटी नजर आई। दोनों ने एक दूसरे की पार्टी को खूब खरी खोटी सुनाई। जो लोग 60 साल में कुछ नहीं कर पाए, वो 60 दिन का मेरा हिसाब मांग रहे हैं। इस चुनाव में नए नए समझौते हुए, उन्हें आपकी नहीं, हरियाणा की नहीं, सिर्फ अपनी और अपनों की चिंता। आज वे ताकत भी हर कीमत पर कुर्सी पर कब्जा करने के लिए दौड़ रही है। जो झूठे सपने, सिर्फ झूठे सपने दिखाती, लेकिन असलियत अब सामने आ रही है। लोग उनकी कथनी और करनी का अंतर समझने लगे और वैसे ही आप लोग जागरूक है, अब सच और झूठ का अंतर अच्छी तरह से समझते हैं। शनिवार को जहां हरियाणा में पीएम मोदी मोर्चा संभाले हुए थे, तो अगले ही दिन रविवार को बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह गन्नौर के साथ साथ बड़ौदा इलाके में चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे थे। इस दौरान अमित शाह केंद्र में कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए सरकार के रहते हुए घोटालों की याद दिलाते नजर आए। हमने तो हमारा हिसाब दिया, आपका भी हम हिसाब कहते हैं। आपने क्या किया? 2G का घोटाला किया, हेलीकॉप्टर का घोटाला किया, टैंक खरीदने में घोटाला किया, आदर्श सोसाइटी का घोटाला किया, कॉमनवेल्थ गेम में घोटाला किया, और ऐसी भी चीज आप चोर कर ले गए जिसको चोर भी नहीं चोरी करता, कोयला भी कांग्रेसी ही चोर कर ले गए।
केंद्र में यूपीए सरकार के कार्यकाल के दौरान हुए घोटालों के साथ ही अमित शाह ने हरियाणा में भी कांग्रेस सरकार ने क्या कारगुजारी की ये भी बताया। साथ ही वो मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की दिनचर्या का जिक्र भी दिलचस्प अंदाज में करते नजर आए। और अगर आप दिल्ली में घपले और घोटाले करते हैं तो यहाँ हुड्डा जी क्यों पीछे रहेंगे? आप बताइए, रहेंगे क्या? रहेंगे? 10 साल के अंदर एक भी जिला हरियाणा का ऐसा नहीं जहां किसानों की जमीन लेकर बिल्डरों को न दे दी हो, एक भी जिला नहीं। हर रोज सुबह पड़ती थी, घंटा 2 घंटा हरियाणा में रहे और बाद में गए दिल्ली मैडम के दरबार में, शाम को अपने बंगले पर, सुबह हेलीकॉप्टर से आना, 2 घंटे हरियाणा में रहना, दोपहर को दिल्ली चले जाना। हरियाणा की जनता वहां का इतना ही नहीं, अमित शाह के निशाने पर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला भी रहे। ये बात अलग है कि चौटाला की पार्टी INLD कभी NDA का हिस्सा हुआ करती थी, लेकिन अब शाह उसे किसी कीमत पर नहीं बख्श रहे। अभी मैंने एक अखबार में स्टेटमेंट पढ़ा था, श्रीमान चौटाला जी का था। बड़े बुजुर्ग है, मैं उनकी उम्र की बड़ी इज्जत करता हूं, मगर स्टेटमेंट ऐसा था कि जिससे कोई सहमत नहीं हो सकता। उन्होंने कहा था कि मैं तिहाड़ जेल के अंदर हरियाणा के मुख्यमंत्री की शपथ लूंगा। आप लोग सहमत हैं इससे? आपका मुख्यमंत्री तिहाड़ के अंदर शपथ ले, उससे सहमत है आप? मित्रों, जात पात में से बाहर निकल जाइए। एक तरफ अमित शाह विरोधी पार्टियों को कोस रहे थे तो दूसरी तरफ कांग्रेस उनकी पार्टी बीजेपी को खुद मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा अंबाला कैंट और शहजादपुर में चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे थे। अंबाला कैंट में वो लोगों को पीएम मोदी के अच्छे दिनों के वादे की याद दिलाते नजर आए। एक ही बात, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी का नेता है एक ही बात कहता था, अच्छे दिन आएंगे, पर अच्छे दिन कब आएंगे तिथि नहीं बताएंगे। और सरकार बनने के बाद क्या कहा? कड़वी घूंट पीनी पड़ेगी। पियो कड़वी घूंट पिलाओ भाई लोगों, रेल के भाड़े बढ़ाओ, चीनी का भाव बढ़ाओ, सब्जी का भाव बढ़ाओ, जो आम आदमी की जरूरत है उसका भाव बढ़ाओ, कड़वी घूंट पीते रहेंगे लोग। अब कहां गए वो अच्छे दिन भाई? कांग्रेस की तरफ से एक तरफ खुद सीएम हुड्डा मोर्चा संभाले नजर आए तो दूसरी तरफ उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा भिवानी के सिवनी मंडी इलाके में चुनावी सभा को संबोधित करने के दौरान दीपेंद्र के निशाने पर भी बीजेपी और पीएम मोदी रहे। क्या कर रहे हैं बीजेपी? क्या किस बात को लेकर आए थे? बड़ी बड़ी बात को लेकर आए थे। क्या करते हैं? अच्छे दिन लाएंगे, यही क्या करते ना, ये बोला भाई अच्छे दिन लाएंगे, ये हो जाएगा, महंगाई कम हो जाएगी, किसान खुशहाल हो जाएगा, फलाना हो जाएगा। क्या हुआ? 4 महीने का जो समय, इसमें इनकी नीयत दिखाई दी। आते ही सबसे पहले रेल का किराया, 10 साल में रेल का किराया जितना नहीं बढ़ा वो बढ़ाया, फिर तेल बढ़ाया, डीजल बढ़ाया, उसके बाद आलू, प्याज, टमाटर। महंगाई क्या करते कि महंगाई देश को छोड़ के बाहर जाएगी। महंगाई 4 महीने में जितनी बड़ी पहले